नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube एजुकेशनल चैनल सफल स्टडीज पर। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विषय भूगोल का अध्याय 1 का प्राकृतिक संसाधन क्लियर करने वाले हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। भूमि संसाधन पार्ट 1 और भूमि संसाधन पार्ट 2 करके थंबनेल बना हुआ होगा और टाइटल कुछ इसी तरह से होगा। आप जाकर के जल्दी देख लीजिए, जल्दी से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वो दोनों वीडियो देखते हैं उसके बाद इस पार्ट 3 को देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आने वाली है। तो अच्छी तरह से समझने के लिए आप उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देखिए और उसके बाद यहाँ पर आइए। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है वो पार्ट 3 में डायरेक्ट आ जाइए। तो आ चुके हैं हम पार्ट 3 में, भूमि संसाधन के पार्ट 3 में। तो हमने पार्ट 1 में भूमि संसाधन की चर्चा की है और मृदा निर्माण की चर्चा की है, मृदा निर्माण के कारकों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। तो आज के इस वीडियो में तो पार्ट 1 की बात हुई। पार्ट 2 में हमने पढ़ा है मृदा के प्रकार और वितरण को, जलोढ़ मृदा को, काली मिट्टी को, लाल एवं पीली मिट्टी को, लैटेराइट मिट्टी को, मरुस्थलीय मिट्टी को, पर्वतीय मिट्टी को। दोस्तों, मृदा और मिट्टी एक ही होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूमि उपयोग के बारे में और भारत में भूमि उपयोग के स्वरूप एवं कारक और भूक्षरण और भू संरक्षण के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे उसको भी क्लियर करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आप 10th की तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए उन परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की तैयारी करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हम उन सभी चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यदि आप समझ के पढ़ते हैं तो आपके लिए रटना कोई ख़ास नहीं होता। अगर आप समझ लेते हैं तो रटना बेहद आसान हो जाता है। समझिए, रटिए और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कीजिए। दोस्तों, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रहे हैं उन्हें से मैंने वादा किया है कि मैं आपको भारत में मृदा के प्रकार एवं वितरण जो क्वेश्चन है जो 3-4 पेज का है उसको याद करने का एक आसान सा ट्रिक बताने वाला हूँ, ताकि वो आसानी से याद कर लीजिए। तो उस ट्रिक को मैं एक अलग वीडियो के फॉर्म में लाकर बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस ट्रिक की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप आसानी से याद कर, ज़्यादा माथापच्ची ना करने पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमि उपयोग क्या है, इसके वर्गों को और भारत में भूमि उपयोग के विस्तार, भूमि उपयोग के कारकों को स्पष्ट करते हुए देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि भूमि उपयोग क्या है। दोस्तों, आपको अच्छी तरह से दिख रही होगी कि मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। भूमि उपयोग कहलाता है मतलब यह कि हम यदि मानव हैं तो अपने हिसाब से इस धरती का उपयोग कर रहे हैं, इस भूमि संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। जिस तरह से हम अभी कलम का उपयोग पढ़ाने में कर रहे हैं उसी तरह से हम भूमि संसाधन का उपयोग रहने, खाने, उस पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए कर रहे हैं। तो यही भूमि का उपयोग हुआ, यानी भूमि उपयोग हुआ। अब इसके उदाहरण जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं: कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य पालन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार आदि क्रियाएं भूमि पर ही संपन्न होती है। तो ये भूमि उपयोग के उदाहरण हुए। इसके प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं: वन विस्तार, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि और शुद्ध बोई गई भूमि। तो ये भूमि उपयोग के वर्ग हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। भूमि उपयोग के वर्गों में जो पहला है वन विस्तार। वन विस्तार के अंतर्गत वो क्षेत्र आएंगे जहाँ पर घने वन फैले हुए हैं, यानी कि जहाँ पर जंगल है वो वन विस्तार के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद एक कृषि अयोग्य बंजर भूमि। कृषि अयोग्य बंजर भूमि के अंतर्गत वैसे क्षेत्र आएंगे जो बंजर है, यानी कि वहाँ पर तो खेती नहीं की जा सकती। तो वो
कृषि अयोग्य बंजर भूमि के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि के अंतर्गत दोस्तों आएंगे वैसे भूमि क्षेत्र जो कि बंजर नहीं है, जहाँ पर खेती हो सकती है लेकिन वो अभी खुला छुड़ा हुआ है, तो वो है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि का तात्पर्य उस भूमि क्षेत्र से है जहाँ पर गाँवों में अक्सर पशुओं के रहने के लिए जगह होती है, क्योंकि पशुओं के रहने के लिए भी जगह जो होती है, यदि 10-20 पशु पाले हुए हैं तो उनके रहने की जगह जो होती है वो एक बड़े घर जितना बड़ा होता है, तो उसके अंतर्गत इसे एक अलग भूमि क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। उसके बाद है बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि के अंतर्गत वैसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पर कि बाग बगीचे उपवन लगे हुए हैं। बाग बगीचे उपवन आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। दोस्तों छठा जो है वो है कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत वैसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पर खेती हो सकती है, बंजर है फिर भी खेती हो सकती है। किस तरह से सिंचाई जैसे उर्वरक इन सभी तकनीकों का उपयोग करके कृषि हो सकती है, तो उस क्षेत्र को कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद जो सातवां है वो है वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत वैसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पर खेती भी हो सकती है, ना ही वो बंजर है ना कुछ है, हर साल खेती होती थी लेकिन इस साल खेती नहीं हुई है, तो वह है वर्तमान प्रतिभूमि। उसके बाद है आठवां शुद्ध बोई गई भूमि। तो शुद्ध बोई गई भूमि के अंतर्गत वैसे क्षेत्रों को रखा जाता है जहाँ पर कि अभी शुद्ध बोआई हो गई है, जहाँ पर फसलें लहरा रही हैं, फसलों का उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से भूमि उपयोग के टोटल 8 वर्ग हैं। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो भूमि उपयोग के इन वर्गों में, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आगे है भूमि उपयोग के कारकों को लिखें। तो दोस्तों भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से कारक हैं? भौतिक कारक और मानवीय कारक। अब भौतिक कारक के अंतर्गत क्या आता है? भौतिक कारक से हमारा क्या तात्पर्य है? भौतिक कारक के अंतर्गत भूमि, भू आकृति, जलवायु और मृदा आते हैं। और दोस्तों मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि आते हैं। यानी भौतिक कारक से हमारा तात्पर्य है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। यानी कि भू आकृति जैसे हुआ कि बड़ी खेत है तो वहाँ पर हम बड़े फसलों का उत्पादन करेंगे बड़े पैमानों पर, तो ये भूमि उपयोग को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि जिसके पास छोटे खेत होंगे वो छोटे पैमाने पर फसलों का उत्पादन करेंगे। तो उसी तरह भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु और मृदा आते हैं। तो मानवीय कारक के अंतर्गत संस्कृति, परंपरा, जनसंख्या घनत्व और प्रौद्योगिक क्षमता आती है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग के भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है? तो इसका उत्तर है 93। यानी कि 93% भौगोलिक क्षेत्र यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 93% भाग के भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरह से है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। क्यों? तो दोस्तों इसका कुछ इस तरह से उत्तर होना चाहिए। आप अपने एग्ज़ाम में इसका उत्तर इस तरह से दे सकते हैं कि भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है, लेकिन यहाँ अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि है जो पर्याप्त नहीं है। इसके अंतर्गत इनमें से अधिकांश निम्न कोटि के हैं, जिसके कारण इसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है। साथ ही धार्मिक आधार पर यहाँ मांस खाना भी वर्जित है, जिसके कारण यहाँ मांस उद्योग में भी वृद्धि नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न समझिए थोड़ा इस बात को कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, क्यों? यानी कि भारत में जो पशु है वो काफ़ी अधिक संख्या में है, फिर भी अर्थव्यवस्था में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें
इसका जिससे जो आमदनी होती है वो काफ़ी कम होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका 2 रीज़न है। इसका पहला रीज़न ये है कि यहाँ पर जितने भी पशु पाए जाते हैं वो निम्न कोटि के हैं, और दूसरा कि यहाँ पर अस्थाई चारागाह के लिए कम भूमि है। अस्थाई चारागाह के लिए कम भूमि होने के कारण हम क्या करते हैं कि गौ माताओं को या फिर जो अन्य पशुधन हैं उन्हें हम अच्छी तरह से भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। उन्हें हम चरने के लिए छोड़ देते हैं और वे बाहर जो चरते हैं उसी तरह से वे दूध उत्पादन का काम करते हैं। और दोस्तों, भारत में हिंदू जैसे धर्म भी हैं, जिसके कारण यहाँ पर मांस खाना वर्जित है हिंदू धर्म में। तो इस कारण यहाँ पर मांस उद्योग में भी वृद्धि नहीं हो पाती है और दुग्ध उद्योग में भी वृद्धि नहीं हो पाती है, जो अर्थव्यवस्था में भूमिका निभा सकते हैं। तो इन दोनों में वृद्धि नहीं होने के कारण भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। तो समझ गए होंगे हमारी बातों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रति भूमि को सम्मिलित करने पर भारत के कितने प्रतिशत भाग पर शुद्ध बोई गई भूमि है? तो 54%। यानी अगर हम प्रति भूमि, वैसे भूमि जहाँ पर कि इस साल खेती नहीं की गई है, उन्हें ऐड कर दे तो अभी भारत में लगभग 54% भाग में शुद्ध बोई गई भूमि है। उसके बाद है कि पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? तो पंजाब और हरियाणा में लगभग 80% भूमि पर खेती की जाती है। 80% दोस्तों। वहीं उसी के अपोजिट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? तो 10%। वहीं जहाँ पंजाब और हरियाणा में लगभग 80% भूमि पर खेती की जाती है, वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 10% पर ही खेती की जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने आपको बताया भौतिक कारक और मानवीय कारक। समझ गए होंगे जिन लोगों ने भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों को अच्छी तरह समझा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति आता है एक क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन नीति क्या है? तो राष्ट्रीय वन नीति से आप समझिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति का मतलब होता है कि कोई भी देश में लगभग 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए, ताकि उस देश का हमारे जो विश्व की पूरी जलवायु है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और इस राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण 1952 ईस्वी में किया गया। चलिए जानते हैं। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु निर्मित नीति ही राष्ट्रीय वन नीति कहलाती है। इसका निर्माण 1952 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत किसी भी देश के 33% भूभाग पर वन का विस्तार वांछित है, मतलब वन का विस्तार 33% भाग पर जरूरी है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है कि भूमि क्षरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं यानी गतिशील जल, हिमानी पवन और समुद्री लहरों इत्यादि द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। भूक्षरण का मतलब समझिएगा कि मिट्टी का कटना ही भूक्षरण कहलाएगा। मिट्टी का कटना से हमारा तात्पर्य है कि गतिशील हवा जो कि रेत की तरह मिट्टी को उड़ा ले जाती है, तो ये भूक्षरण का रीजन है। हिमानी जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो ढलानों पर मिट्टी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है, जो भूक्षरण का एक रीजन है। पवन तो समझ गए होंगे, गतिशील पवन और गतिशील जल तो एक ही बात है। समुद्री लहर जो होते हैं वे अपने किनारे जो मिट्टी होती है उसको अपने अंदर घुला लेती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि भारत में निम्नलिखित भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, भारत में निम्नलिखित भूमि का लगभग 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित भूमि मतलब कि दलदल भूमि, यानी कि भारत के कुल जो वन क्षेत्र हैं उसका 28% दलदली भूमि में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ तो जनसंख्या रह नहीं सकती है। जनसंख्या नहीं होने के कारण वहाँ पर वन ही उगते हैं। तो समझ गए ना 28% क्यों होता है।
आगे है कि भारत में निम्नलिखित भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र जल के अंतर्गत आता है। तो भारत में निम्नलिखित भूमि का लगभग 56% क्षेत्र जल के अंतर्गत आता है। आगे है भूमि निम्नीकरण के मानवीय अनुक्रियाओं को लिखें। तो दोस्तों भूमि निम्नीकरण के मानवीय अनुक्रियाओं का तात्पर्य है कि भूमि जो है भूमि खराब हो रही है आज की, तो उसका क्या रीजन है। उसका रीजन है अति पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग और जलवायु। तो जलवायु जो है वो मानवीय कारक नहीं है, तो मानवीय कारक के अंतर्गत जो आते हैं उसके बारे में लिखना है। तो कुछ इस तरह से है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रिया भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। खनन के कारण जिन जिन राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है उसके नाम लिखें। तो खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण हुआ है। वहीं वनोन्मूलन के कारण उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण हुआ है। अति पशुचारण के कारण गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण हुआ है। और जलाक्रांता के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण हुआ है। अगला प्रश्न है कि जलाक्रांता क्या है। तो दोस्तों जलाक्रांता का तात्पर्य है मृदा में उपस्थित सिंचाई से उत्पन्न स्थिति जलाक्रांता कहलाती है। इससे मिट्टी में लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि चादर अपरदन क्या है दोस्तों। तो चादर अपरदन का तात्पर्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का जो कट कट करके गिरना, यानी कि जब जल ढलान की ओर बढ़ता है, यानी कि पहाड़ों से नीचे की ओर बढ़ता है, तो मृदा धीरे धीरे जल में घुलकर जल के साथ बह जाती है, चादर अपरदन कहलाता है। चादर अपरदन क्लियर है। आगे है कि भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए उपायों को लिखें। तो दोस्तों भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करना। यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत, जैसे कि ये पर्वत है, आप देख रहे होंगे, सॉरी अब देखिए आप, जैसे कि ये पर्वत है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से सीढ़ी बना करके खेती करें तो क्या होगा कि पानी कुछ यहीं पर अटक जाएगी, यहाँ पर अटक जाएगी, यहाँ पर अटक जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगा, गिरना बंद हो जाएगा। ये नहीं कि भैया सीमेंट बालू की सीढ़ी बना दे। तो हम इस तरह से मिट्टी को काटेंगे, जैसे इसको क्या करेंगे, अंदर हल्का धंसा देंगे, ठीक है। फिर इसको अंदर हल्का धंसा देंगे, इसको हल्का बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है इस तरह से सीढ़ीनुमा खेती हम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि पानी सिर्फ मिट्टी को लेकर ना बहा जाए। समझ गए होगे सीढ़ीनुमा खेती क्या है। मरुस्थल के सीमावर्ती क्षेत्रों में झाड़ियों को लगाना, यानी कि मरुस्थल के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं झाड़ियों को लगाने, ताकि जो रेत है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर ना जाए और मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार ना हो सके। उसके बाद है पशुचारण एवं वन कटाव पर प्रतिबंध लगाना का तात्पर्य है कि जो वनों की कटाई हो रही है, मानवीय आवश्यकताओं का बढ़ना भी इसका एक रीजन है। तो वनों की जो कटाई हो रही है तो उसको हम रोकने का प्रयास करें, कम से कम रोकने का प्रयास करें। उस हेतु काटे गए वन के स्थान पर हमें जंगल लगाना चाहिए। अगला है 5वां, मैदानी क्षेत्रों में बेकार पड़ी भूमि पर हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। छठा है फसल चक्रण पद्धति को अपनाना चाहिए। फसल चक्रण पद्धति क्या है इसके बारे में हम आगे आपको समझाने वाले हैं। समुच्चय कृषि आप समझ गए होंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि समुच्चय कृषि कहलाती है। उसके बाद है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो पवन अपरदन वाले क्षेत्र में फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित पट्टिका कृषि पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा। आगे जो है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें। यह आपके एक्सरसाइज का प्रश्न है, जो लोग बिहार बोर्ड से हैं और जो 10th की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए स्पेशली। तो इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है, जब हमने आपको जलोढ़ मृदा के बारे में बताया, उसके वितरण को स्पष्ट किया और वहाँ पर कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी इस प्रश्न के द्वारा हम आपको क्लियर कर देते हैं। यानी कि भारत में जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य बिहार, आंध्र प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश हैं। इसके अतिरिक्त यह राजस्थान में एक संकरी पट्टी के रूप में तथा पूर्वी तटीय डेल्टाई भागों में भी विस्तृत है। इस मिट्टी में चावल, गन्ना, गेहूँ, मक्का एवं दलहन फसलों की भी खेती की जाती है। आगे जो प्रश्न है कि भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, भारत के पूर्वी तटीय भागों में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा नदी डेल्टा का विकास हुआ है। इन भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है इन भागों में। आगे है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। दोस्तों, तो फसल चक्रण हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि एक खेत में लंबी अवधि तक एक ही प्रकार की फसल लगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। इस स्थिति से बचने के लिए फसल चक्रण पद्धति को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया में नियमित रूप से बोई जाने वाली फसलों के बीच दलहन या तिलहन फसलों की खेती की जाती है, जिसके जड़ों में उपस्थित राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इससे मिट्टी में पोषणीय स्तर बढ़ जाता है और मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती है। यानी कि भूमि को संरक्षित करने का एक उपाय है फसल चक्रण पद्धति। फसल चक्रण पद्धति में क्या होता है कि लगातार बोई जाने वाली दो फसलों के बीच, जैसे कि हम हर एक साल क्या करते हैं, दो फसल बोते हैं, जैसे कि गेहूँ और सोयाबीन। ये बात हो रही है बिहार की, तो गेहूँ और सोयाबीन बोते हैं। अगर गेहूँ जब बोते हैं और सोयाबीन जब बोते हैं तो दोनों के बीच लगभग 3 से 4 महीने का डिफरेंस होता है। और इस टाइम क्या होती है कि मिट्टी जो होती है पड़ती रहती है, लेकिन किसान क्या करते हैं, उसे पड़ती ही छोड़ देते हैं। जो जागरूक किसान होते हैं, जो अच्छी तरह से वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो इससे समझ रहे होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो उन दो जो समय बचता है उस समय में वो तीसरी फसल लगाता है। तीसरी फसल के रूप में वो तिलहन लगा दे या फिर दलहन लगा दे। तिलहन या दलहन लगाएगा तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि बिहार के इलाके में तिलहन और दलहन फसलों की जो मूल्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इससे उसको फ़ायदा भी हो जाता है और भूमि जो है वो और भी उर्वरक हो जाती है। तो यही जो पद्धति है, ये पद्धति फसल चक्रण पद्धति है। आगे है कि मृदा अपरदन में जलाक्रांता की क्या भूमिका है। जलाक्रांता का मतलब हुआ कि कहीं पर भूमि है, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पानी का जल जमाव कर दिए, जैसे कि बाढ़ के समय में होता है, तो वो जो भूमि है वो खराब हो जाती है। समझते हैं, जलाक्रांता के कारण मिट्टी में लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिससे भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। मृदा संरक्षण, जैसे हम जानते हैं कि भूमि क्षरण क्या होता है कि मृदा अपरदन, यानी कि भूमि का एक जगह से दूसरी जगह कटकर स्थानांतरित होना ही मृदा का जो क्षरण है भूक्षरण कहलाता है। तो उसी को हमें बचाना है, तो वो है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण मतलब ये हुआ कि भूमि अपरदन को रोकने की प्रक्रिया ही मृदा संरक्षण कहलाती है। इसके लिए अनेक तकनीक का उपयोग किया जाता है। फसल चक्रण, समुच्चय कृषि, पट्टिका कृषि इत्यादि मृदा संरक्षण की तकनीक है। दोस्तों, आगे है कि मिट्टी का कटाव एक गंभीर समस्या है। कैसे? दोस्तों, मिट्टी का कटाव आज के समय की भी एक गंभीर समस्या है। वो इस तरह से, जहाँ तटीय प्रदेश है वहाँ पर जो महासागर हैं, जो नदी है, नदी के किनारे ही ले लीजिए, क्या करता है कि वो नदी आसपास के मिट्टी को काट लेती है। आसपास के मिट्टी को काट करके अपने साथ मिला लेती है, जो तली में जमा हो जाती है। तो इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। नुकसान इस तरह से होता है क्योंकि जो नदी क्षेत्र है उसका चौड़ाई बढ़ रहा है, उसकी जो भूमि क्षेत्र है वो कम हो रही है और जो उपजाऊ भूमि है वो भी कम हो जाती है। तो वो हमारे लिए एक गंभीर समस्या है। वो कुछ इस तरह से है कि बहते पानी या हवा जैसे प्राकृतिक वाहकों द्वारा मिट्टी का हटना या स्थानांतरित होना मिट्टी कटाव कहलाता है। तेज कटाव होने पर भूमि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे भूमि कृषि के लायक नहीं रह पाते हैं। आगे है कि मृदा निर्माण के कारणों को लिखे। तो मृदा निर्माण के जो कारण हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कृषि के अवैज्ञानिक पद्धति का प्रचलन, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों का कटाव और जलाक्रांता, जिसे हमने आपको समझा ही दिया है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं। पट्टिका कृषि का मतलब हुआ कि जहाँ पर पवन अपरदन होता है, जहाँ पर अधिक तेज रफ्तार में वायु चलती है, जहाँ आंधी होती है, उन क्षेत्रों में पवन अपरदन को रोकने के लिए
क्या होता है कि जहाँ खेत है, खेत के बीच हम घास लगा देते हैं, जिसे हम सामान्य लैंग्वेज में दुब्बे कहते हैं। तो उसे लगा देते हैं और वो क्या करता है कि जो पवन के कारण अपर्दन होने वाली होती है उसे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में भूमि को संरक्षित करने के लिए फसलों के बीच घास की पट्टिका लगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि को पट्टिका कृषि कहा जाता है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। तो दोस्तों, पट्टिका कृषि के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है और जो हमारा अगला चैप्टर है वो कुछ इस तरह से है। इकाई 1 जल संसाधन, जो कि हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने वाले हैं, यानी कल की क्लास यानी अगली क्लास में हम जल संसाधन को क्लियर करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं जल संसाधन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जल संसाधन का पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा, कल की क्लास लाइव होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पूरा अध्याय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हम आपको भारत में जो मृदा के प्रकार और वितरण है उसे क्लियर कर देंगे दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से। तो वो ट्रिक जल्दी हमारे चैनल सफल स्टडीज पर आने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो लेसन है प्राकृतिक संसाधन यानी भूमि संसाधन वो क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम आपको सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं ताकि आप अपने 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर सके। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।